हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ओके, तो क्लास 11th का पहला चैप्टर चल रहा है हमारा फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। फर्स्ट वीडियो में था बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके डायमेंशंस फॉर्मूले आपको सिखाए थे मैंने। सेकंड वीडियो थी मेरी, उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसमें कि पहली एप्लीकेशन उसमें मैंने आपको डिस्कस कर दी थी अच्छी तरह कि पहली एप्लीकेशन एक बार फटाफट बता रहा हूँ क्या होती है। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी। आज जो मेरी ये वीडियो रहेगी इसमें हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। माई सेल्फ राहुल एंड तो जो भी चीज़ें हैं बेसिकली, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 10 से 12 साल के बीच में रहा है फिजिक्स का, 9 to 12 बेसिकली प्लस, और 5 to 6 ईयर से मैं IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन भी बच्चों को कराता हूँ। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधी बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। और पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके थे अपनी मेरी सेकंड वीडियो में, वो आप जाके उसको देख सकते हैं। और जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं। पहली एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं हम, सेकंड एप्लीकेशन लास्ट में आपको स्टार्टिंग का मिल जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, एक कॉल आया, मैं मैं रिकॉर्डिंग जो फोन से करता हूं तो कॉल आते ही क्या होता है, कैमरा बंद हो जाता है। इस वजह से वो रिकॉर्डिंग पूरी मेरी नहीं हो पाई, इसलिए मेरे को अब कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है? टू करेक्टनेस द फॉर्मूला, या किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं या किसी भी फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं डायमेंशनली कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, वो फॉर्मूला सही है या गलत है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ही आपको आना चाहिए, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी, क्या होती है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 9th क्लास में चैप्टर 1 फिजिक्स का मोशन, उसमें आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। उसमें सेकंड इक्वेशन यही होती है हमारी, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी, अब यहां पर 11th स्टैंडर्ड में हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमें ये इक्वेशन पढ़ाई गई, जो हमारे टीचर्स ने, क्या वो सही है या गलत है। तो इस इक्वेशन को आप करेक्ट भी, इसकी करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। उसी को हम बेसिकली उसी में यहां पर हम डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं इस एप्लीकेशन को, कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए, वो समझा रहा हूं, ध्यान से समझना आप। कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है, सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लीजिए। आप चाहे तो आप LHS ले लीजिए या फिर RHS ले लीजिए। तो सपोज करो भी यहां पर हमने LHS ले लिया। अब बताएं LHS में क्या दे रखा है? S। व्हाट इज S? सर S यहां पर डिस्टेंस, आइदर डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं हम, ठीक। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L होता है, ठीक। अब हम किसकी बात करेंगे? RHS की। RHS में हमारे पास सम क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहां पर U क्या होता है? सर U होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है U? इनिशियल वेलोसिटी। T यहां पर क्या है? टाइम। A यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन। अब एक बात बताइए, वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं? तो आपको मालूम है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? LT-1। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? T होता है, प्लस इस हाफ का कोई डायमेंशन होगा क्या? नंबर्स के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक।
एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? LT माइनस 2। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T होता है, बट यहां पर टाइम का स्क्वायर हो रहा है तो यहां पे हो जाएगा T स्क्वायर। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करिए। एक -1, एक +1, -2 +2, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। क्या बचेगा आपके पास? L। यहां पे भी क्या बचेगा आपके पास? L। और आप इसको L + L को क्या लिख देंगे? 2L लिख देंगे। जैसे ही आप 2L लिखेंगे गलत हो जाएगा, आपको यहां पर L + L 2L नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, इसका रीजन बताते हैं आपको। यहां पर एक टर्म समझेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर आपके पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है और उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है अगर वो सेम आता है तो उन दोनों को ऐड करने के बाद या उन दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका जो डायमेंशन आएगा वो वही आएगा। जैसे कि लेंथ, किससे ऐड कर रहे हैं आप इसको? लेंथ से ऐड कर रहे हैं। तो लेंथ को और लेंथ से जब आप ऐड करें दोनों कैसा है? ये सेम है। दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? ये सेम। तो इसका मतलब ये दो क्वांटिटी के जो डायमेंशन फॉर्मूले होंगे ये सेम आ रहे हैं। अगर जब दो क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं तो उनको ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका डायमेंशन भी वही आता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेंथ को लेंथ से ऐड करोगे तो डायमेंशनली क्या मिलेगा आपको? लेंथ मिलेगा। लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करने पर डायमेंशनली क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगी आपको। ठीक, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पर लेंथ को लेंथ से ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको? लेंथ मिलेगा। ठीक, 2L नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहां पर डायमेंशन की बात कर रहे हैं और 2 का तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। इस वजह से लेंथ को हम लेंथ से ऐड करने पे यहां पर क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। समझ में आई? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? दो क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम हो तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपको उसका वही डायमेंशन मिलता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात क्लियर है? ओके। अब एक बार बताइए, RHS के डायमेंशन क्या आ गए आपके पास? L। और LHS का डायमेंशन भी क्या है आपके पास? L आया है। तो आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर आपका डायमेंशनली LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. ये इक्वेशन कैसी मानी जाएगी? करेक्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर LHS के जो डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन के इक्वल आ चुके हैं। If the dimension of LHS are equal to dimension of RHS, then it means this equation is dimensionally correct. वो फॉर्मूला जो आपने बनाया है वो फॉर्मूला कैसा है? ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए, करेक्टनेस चेक करने के लिए यहां पर हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ले रहा हूं मैं। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s। ये भी आपने इक्वेशन पढ़ी 9th स्टैंडर्ड में। ये इक्वेशन वेरीफाई करते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो व्हाट इज v? वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-1 क्या होते हैं? LT-1। और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या होगा? v का स्क्वायर LT-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L² और ये हो जाएगा -2। u², व्हाट इज u? u इज अगेन इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पे डायमेंशन क्या हो जाएंगे? L² T-2। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू, ये डायमेंशन किसके हैं? ये डायमेंशन LHS के हैं। अब RHS के डायमेंशन बताइए। 2 क्या है? यहां पर नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन
नहीं होते हैं। ए क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT माइनस 1, क्या होता है LT माइनस 1, सॉरी LT माइनस 2। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है L होता है। L इंटू एल करिए, क्या आएगा L इंटू एल जब आप करेंगे तो क्या आएगा L स्क्वायर T माइनस 2। अब आप मेरे को बताइए L स्क्वायर T माइनस 2 और यहां पर भी L स्क्वायर T माइनस 2, अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, दो क्वांटिटी के डायमेंशन अगर सेम आते हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उनका डायमेंशन भी वही आएगा। तो L स्क्वायर T माइनस 2 में से L स्क्वायर T माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा L स्क्वायर T माइनस 2 ही मिलेगा, कोई नई चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक, कहीं आप जीरो कर दें सर दोनों सेम टर्म है जीरो कर दीजिए, नहीं, डायमेंशन की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो क्वांटिटी सेम डायमेंशन के जब होते हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वही उनका डायमेंशन हमको मिलता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो L स्क्वायर T माइनस 2 ये LHS है और यहां भी L स्क्वायर T माइनस 2, दोनों के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं सेम, तो आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसी एप्लीकेशन को यूज करके यहां पर आपको डायमेंशन निकालने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए के और बी के डायमेंशन निकालने, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। कैसे करेंगे, ए के और बी के डायमेंशन निकालने आपको, हाउ कैन यू फाइंड इट, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब यहां पर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इनको आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसको ऐड करके ये किसके इक्वल आएगा, इस क्वांटिटी की डायमेंशन के इक्वल आएगा। और ये इक्वेशन हम ऑलरेडी क्या मान के चल रहे हैं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसके जो डायमेंशन होंगे, इसके जो डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इस वाली साइड के। समझ में आ रही बात, ए के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल, म्यू के इक्वल। बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के डायमेंशन किसके इक्वल, म्यू के इक्वल। यही तो बताया था मैंने आपको अभी, L प्लस L किसके इक्वल, L के इक्वल। तो इसके जो डायमेंशन होंगे, इस वाले टर्म के जो डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इस वाले टर्म के डायमेंशन के इक्वल होंगे। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। तो इसका मतलब जब आप ए के डायमेंशन कंपेयर करेंगे या फाइंड करेंगे तो आप सीधे सीधे किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको म्यू से कंपेयर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये म्यू क्या है, तो म्यू यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है म्यू यहां पर बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, स्पीड के डायमेंशन LT माइनस 1, नीचे भी स्पीड है LT माइनस 1 से LT माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसका एक नंबर मिलेगा, तो हमारे पास ए के कोई डायमेंशन होंगे क्या सर, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो ए इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस, ए इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस। तो ए के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, रीजन सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर ए के इक्वल है। ए के इक्वल होने की वजह से ये इसके डायमेंशन भी नहीं होंगे। अब जरा बी की बात करते हैं। मैंने बोला कि ये जो टर्म है इसके जो भी डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, म्यू के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है, क्या बताया मैंने अभी, इन दोनों क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, म्यू के इक्वल होंगे। तो यहां पर आप b अपॉन लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल रख सकते हैं, म्यू के इक्वल। तो b किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू लैम्डा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
इसके तो ऑलरेडी म्यू के तो कोई डायमेंशन होते ही नहीं है, और लैम्डा यहां पर क्या है, वेवलेंथ। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ, ठीक। और वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द वेव, ठीक। और लेंथ की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन क्या होंगे? वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। और लैम्डा का स्क्वायर हो रहा है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी? एल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए आप किसी भी जो ऐसे कांस्टेंट हैं जो जिनके डायमेंशन गिवन नहीं है, तो आप उनके डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो दो फायदे हो गए, आप डायमेंशनली किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज बेसिकली अगर कोई इक्वेशन दे रखी है या कोई फॉर्मूला दे रखा है, उसमें कुछ कांस्टेंट आ रहे हैं, जैसे यहां पर ए और बी की बात करी, तो उनके डायमेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है चीज? ऊपर से तो नहीं जा रही? समझ में आ रही बहुत अच्छे से? वेरी गुड। तो हम यहां पर हम ए और बी के डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप का। आपके पास एक क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। एफ इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अब यहां पर अगेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। अब वो ए और बी के इंडिविजुअल डायमेंशन नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि ए को और बी के डायमेंशन निकालो और उनको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, तब बताइए ए इंटू बी के डायमेंशन क्या होंगे। तो कर सकते हैं इसको भी हम। अगेन कैसे करेंगे बताएं? इसके जो डायमेंशन होंगे इस क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे? एफ के इक्वल। अगेन किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो आप सीधा सीधा एफ को किसके इक्वल रख सकते हैं? ए रूट एक्स के इक्वल रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ अपॉन रूट एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं एफ अपॉन एक्स की पावर 1/2। रूट को हटा दिया हमने, यहां पर इसकी पावर लगा दी 1/2। एफ के डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? एम एल टी माइनस 2। एफ के यहां पर फोर्स है बेटा, और एक्स के यहां पर डिस्टेंस है। एक्स यहां पर डिस्टेंस है और एफ यहां पर फोर्स है और टी यहां पर टाइम है। तो x के डायमेंशन क्या होंगे? तो x का डायमेंशन डिस्टेंस की बात करिए तो लेंथ होगा, l की पावर कितनी? हाफ। कितनी l की पावर? हाफ। अब यहां पर l की पावर 1 है और 1/2 ऊपर जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। तो m l की पावर 1/2, t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। किसके डायमेंशन आ गई? ए के डायमेंशन आ गए। अब हमको पता है कि इसके जो डायमेंशन होंगे वो भी किसके इक्वल होंगे? एफ के इक्वल होंगे। तो हम यहां पर एफ को किसके इक्वल रख सकते हैं? बी टी स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं। तो बी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एफ अपॉन टी स्क्वायर। अगेन एफ का डायमेंशन एम एल टी -2। टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। सॉल्व कर लीजिए, -2 ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 -2 -1 -3। तो एम एल टी की पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी। बट हमको क्वेश्चन में ए और बी के डायमेंशन कैलकुलेट नहीं करने, हमको तो ए इंटू बी फाइंड करना है। क्या करना है? ए इंटू बी। तो ए के डायमेंशन बी है, बी के डायमेंशन भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आप कर सकते हैं एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय एम एल टी -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या होगा? बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। -2 इंटू -3, बेसिस -2 और -3 कितना होगा बोलो? -5। -5। पावर क्या करनी होती है? ऐड करनी होती है। तो -2 -3 कितना हो जाएगा? -5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करा करके उसके डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में a इंटू बी की जगह a अपॉन बी बोलता
तो आप a अपॉन b कर देते। तो ये था बेसिकली हमारी सेकंड एप्लीकेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेकंड एप्लीकेशन में, आप किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, ये डायमेंशन फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पर। एक इक्वेशन और वेरीफाई करते हैं हम। इक्वेशन वेरीफाई करते हैं, एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1। एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1। इसमें एस एन एथ क्या होता है? इसमें एस एन एथ होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू क्या होता है इसमें? अगेन इनिशियल वेलोसिटी। और ए क्या होता है इसमें? एक्सेलरेशन। चलिए क्वेश्चन करिए, आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और एन क्या होता है इसमें? अगेन एन क्या होता है इसमें? टाइम। ये आपको इक्वेशन क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। कर सकते हैं वेरीफाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला था मैंने पहले? LHS के डायमेंशन निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? LT माइनस 1, डिस्टेंस का L, टाइम का T, T ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 1। RHS के डायमेंशन क्या हो जाते हैं बेटा? RHS के डायमेंशन क्या हो जाते हैं? U क्या होता है? LT माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन LT माइनस 2। इसके कोई डायमेंशन होंगे क्या? नहीं होंगे। इसके कोई डायमेंशन होंगे क्या? नहीं होंगे। इसके कोई डायमेंशन होंगे क्या? नहीं होंगे। सिर्फ डायमेंशन किसके होंगे? एन के। और एन के यहाँ पे टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी। अब ये टी प्लस 1 है और ये माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो आपके पास बचेगा एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1 को एल टी माइनस 1 से ऐड करेंगे, अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐड करके क्या मिलेगा? एल टी माइनस 1 मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो जरा LHS और RHS चेक कर लीजिए, दोनों के डायमेंशन क्या आ गए आपके? सेम आ गए। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी? करेक्ट है। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम इस सेकंड एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और प्रैक्टिकली वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भूल जाते हैं, बट आपको ये मालूम है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अभी एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं, बट आपको ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो एग्जैक्टली आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को वापस से बना सकते हैं। उसी एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस में होती है। तो आप करते क्या है बेसिकली? टू डिराइव द फॉर्मूला किसका? फिजिकल क्वांटिटी के। तो आप फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप उस फॉर्मूले को एग्जैक्टली डिराइव कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली उस फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए यहां पे मैं एक फोर्स की बात कर रहा हूं जिसका नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। ये सब आप लोगों को पता होगी कि सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होती है। द फोर्स विच इज यूज्ड टू रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्कुलर पाथ में घुमाना है
तो उसके लिए आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, तो उस सर्कल में घूमने के लिए हमें किस फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता हो, मैं बता देता हूं आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv² अपॉन आर। इसमें m क्या होता है? इसमें m मास होता है, v क्या होता है इसमें? वेलोसिटी, और r क्या होता है इसमें? रेडियस। r क्या होता है? रेडियस। ठीक, सर्कल में घूम रही बॉडी हमारी कोई एक, ये इसका रेडियस हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, उसका मास कितना है? m, और जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो उसकी v वेलोसिटी है। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। बट सपोज करो आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम, भूल गए आप ये फॉर्मूला, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन की हेल्प लेकर के आप उस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करते हैं समझा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ मास। सेकेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। एंड थर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे भी डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां पे तीन फंक्शन हमको दे रखे हैं जहां जहां हमको जो फोर्स है वो डिपेंडेंस दे रखी है। जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट में चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं फ्लो में पढ़ाता जाता हूं। आज तो मैंने एरोप्लेन मोड पर डाल रखा है फ़ोन को, जिससे कोई कॉल नहीं आएगा। जनरली कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरे से यही हो गया, मैं भूल गया एरोप्लेन मोड में डालने पर, और 43 मिनट्स के बाद एक किसी का कॉल आया, वीडियो अपने आप बंद हो गई और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करा जा रहा हूँ। जब मैंने आधे घंटे बाद देखा कि चलो अब लेक्चर कंप्लीट हो गया और देखा कि कैमरा बंद पड़ा हुआ है, तो जो कितना दिमाग खराब होता होगा उस टाइम पर कि आप फ्लो में पढ़ाए जा रहे हैं और देखा कि वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो माइंड बहुत अपसेट होता है उस टाइम पे। इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ बीच में। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या दे रखा है हमको? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो तीन फंक्शन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट मास, सेकेंड वेलोसिटी एंड थर्ड इज रेडियस। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपको एक पावर लगानी है A, सेकेंड फंक्शन में पावर लगानी है B, और थर्ड फंक्शन पर पावर लगानी है आपको C। पहली स्टेप, जब आपको डिपेंडेंस मालूम पड़ जाती है कि ये फंक्शन, ये क्वांटिटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इनको आप एक ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर में लिखने के बाद इन तीनों पर पावर लगाएंगे आप। सेकेंड काम क्या होगा? जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो हमने साइन को हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, तो क्या आ गया? m की पावर a, देन b, एंड दिस रेडियस इज पावर c। ठीक, तो पहली स्टेप सारे फंक्शंस को एक ऑर्डर में लिखना। सेकेंड स्टेप उनकी पावर्स a b c लिखना। उसके बाद जो स्टेप होगी हमारी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? आगे यहाँ पर क्या फोर्स है LHS में, और RHS में मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है। इन तीनों के डायमेंशन आपको लिखने हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m l t -2। के क्या है बेटा यहाँ पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, कुछ कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन होते हैं, बट यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की बात जो कांस्टेंट लगा है, इस केस में इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। मास की अगर हम बात करें, जिनकी बेसिकली अब मैं बता देता हूँ आपको, जिन कांस्टेंट की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यहाँ पर इसके की वैल्यू 1 2 3 इस केस के अंदर, तो यहाँ पर इसका कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा, इसके डायमेंशन होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट के भी डायमेंशन होते हैं। तो कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, बट यहाँ पे इस केस में इसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगे। तो m की पावर कितनी है?
एम का डायमेंशन क्या, मास का डायमेंशन क्या होगा m, और पावर कितनी हो गई इसकी a हो गई। समझ में आ रही बात। v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो गए lt माइनस 1, पावर क्या हो गई इसकी b हो गई। r क्या हो गया यहाँ पर, रेडियस, और रेडियस के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, रेडियस क्या, डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं आप, और डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ के डायमेंशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं l से, और पावर कितनी हो जाएगी c हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि m l t अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, यहाँ पर भी आपको m l t सेपरेट करने होंगे। ये चीज आपको अच्छे से करनी है, m l t क्या करने हैं आपको सेपरेट। जैसे कि m l t की पावर माइनस 2, यहाँ मैं 1 1 लिख सकता हूँ क्योंकि m भी है यहाँ पर l भी, तो ऑब्वियसली बात है पावर कितनी होगी इसकी 1। ये 1 इसलिए लिखना होगा कि हमें यहाँ पे अभी इस m की पावर को इस m की पावर से, इस l की पावर को इस l की पावर से, और इस t की पावर को इस t की पावर से क्या कराना है, कंपेयर। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m l t को सेपरेट करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर m है, वेरी गुड, यहाँ पर m है क्या, नो सर यहाँ पे कोई m नहीं है, यहाँ पर m है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे आप, m की पावर a लिखेंगे। देखिए यहाँ पर l है और यहाँ भी l है, दोनों किस में चल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में। बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो l की पावर कितनी है b, और यहाँ पे l की पावर कितनी है c, तो आप लिख सकते हैं l की पावर b प्लस c, दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t है, और t की पावर -1 इंटू b, -1 इंटू b करेंगे तो क्या हो जाएगा -b, तो t की पावर कितनी है -b। अब देखिए m l t क्या हो चुका है हमारा, सेपरेट हो चुका है। यहाँ भी m l t ऑलरेडी सेपरेट था, बट यहाँ पर m l t सेपरेट नहीं था, तो हमने मल्टीप्लाई में टर्म चल रहे थे इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस m की जो पावर a है इस m की पावर 1 से कंपेयर कर सकते हैं। इस l की पावर जो b प्लस c है, यहाँ पे इस l की पावर जो 1 है इससे कंपेयर कर सकते हैं। इस t की पावर जो माइनस v है, यहाँ पे आप इस t की पावर -2 से कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बताइए पहली इक्वेशन क्या होगी, a इक्वल्स टू 1, b प्लस c किसके इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, b प्लस c किसके इक्वल, 1 के इक्वल, माइनस b किसके इक्वल, -2 के इक्वल, तो माइनस b किसके इक्वल, -2 के इक्वल। माइनस b को इस t की पावर -b को हमने इस t की पावर -2 से कंपेयर कराया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, देन c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो आ जाए आपके पास -1। तो आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 आ चुकी हैं। ये जो a b c की वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज को आप किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए 1 और इसको बोल दीजिए 2। ये आपको कहाँ पुट करनी है, तीनों वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। जरा कर दीजिए पुट। तो f इक्वल्स टू क्या आ गया, k, a की पावर कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, वेलोसिटी की पावर b और b की वैल्यू कितनी है 2, रेडियस की पावर c और c की पावर कितनी है, सॉरी c की वैल्यू कितनी है -1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, f इज इक्वल्स टू k mv² अपॉन r, r की पावर -1 को आप 1 अपॉन r लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर। तो ये आ गया k mv² अपॉन r, k क्या था कांस्टेंट, और क्वेश्चन में इस k की वैल्यू क्या गिवन होगी, 1 गिवन होगी। तो आपके पास बताइए फॉर्मूला क्या आ गया, mv² अपॉन r, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, चेक करिए जरा। स्टार्टिंग में जब मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बताई थी तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, mv² अपॉन r, और यहां भी देखिए क्या आ रहा है mv² अपॉन r। तो इसका मतलब क्या चीज प्रूव कर दी हमने, सर अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला याद नहीं है, बट अगर ये चीज याद है कि वो फॉर्मूला इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हम उस फॉर्मूले को इजीली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बात समझ में आई अच्छे से, ठीक। पहली स्टेप डिपेंडेंस लिखनी है, साथ में पावर लिखनी है। सेकंड स्टेप प्रोपोर्शनलिटी साइन। थर्ड स्टेप सबके डायमेंशन लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबको सेपरेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में सारी जो पावर्स हैं इनको कंपेयर कराना है इस पावर इनके साथ में,
ABC के टर्म में 3 इक्वेशन आएंगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ABC की वैल्यू पुट करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, आपके पास वो फॉर्मूला एग्जैक्टली डिराइव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर इस टाइप पे एक और। इसको और एक बार अच्छे से साफ कर लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब प्रूफ करना है आपको। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट डिपेंड कर रहा है रेडियस, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या चीज? द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। टाइम आपको डिपेंड कर रहा है मास, रेडियस एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक क्वेश्चन देखते हैं। जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ये 3 हमको चीजें यहां पर गिवन है और क्वेश्चन में वो प्रूफ करवा रहा है आपसे, शो दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो रेडियस के आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैपलर की 3rd लॉ है। जब ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने शायद कैपलर की 3 लॉज बताई होंगी, तो उसमें 3 लॉ में से एक लॉ ये भी होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक। तो यहां पे ये चीज प्रूफ करनी है आपको। ओके, तो कर सकते हैं इसको। सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको? टी, टाइम पीरियड का सिंबल टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मास, देन रेडियस, देन कैपिटल जी। क्या करना है? A, B, C। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है सर? टी होता है। अब जब यहां पे ओनली टाइम पीरियड है तो m की पावर 0, l की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1। तो यहां पर टाइम पीरियड की डायमेंशन लिख दी आपने और टाइम पीरियड की पावर कितनी लिख सकते हैं? 1। टाइम का डायमेंशन t, इसको आपने लिखा 1। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं क्या लगाते हैं? k लगाते हैं। अभी एक काम करते हैं, यहां पर नहीं लिखते हम डायमेंशन, 3rd स्टेप में लिखेंगे। तो यहां पर हमने लिखा t इज इक्वल्स टू k, m की पावर a, r की पावर b, g की पावर c। अब हम 3rd स्टेप में क्या करते हैं? सबके डायमेंशन लिखते हैं। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t होता है। अभी बताया मैंने m की पावर 0, l की पावर 0, k के कांस्टेंट, इसके कोई डायमेंशन होंगे? नहीं होंगे सर। मास का डायमेंशन क्या होगा? m पावर a। रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? l पावर b। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होते हैं बताओ जरा? जिसको नहीं आता है निकाल सकते हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G का डायमेंशन क्या आ जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसको सॉल्व करेंगे तो m l t माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m की पावर 1 है, ठीक। और यहाँ पे m की पावर 2, m की पावर 2 है, 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1। ये प्लस 2 ऊपर जाएगा माइनस 2 और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? -1। l इंटू एल, एल क्यूब, देन t की पावर -2। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ठीक। तो हमने यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन पुट कर दिए और इसकी पावर कितनी लगानी है हमको? c लगानी है। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था मैंने आपको? नेक्स्ट स्टेप में बताया था मैंने आपको कि जो भी ये डायमेंशन होते हैं इनको सेपरेट करना होता है। वंस अगेन आई हैव टू चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, प्रॉपर चल रही है अभी तक। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, m की पावर a, m की पावर -1 इंटू c, -c। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं?
ऐड होती हैं अगर बेस सेम हो। तो m यहाँ पर है, यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर m है -1 इंटू सी माइनस सी, तो a माइनस सी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड होती है। अब देखिए l की पावर कितनी है यहाँ पर, b, तो यहाँ लिखिए l की पावर b। यहाँ पर l की पावर कितनी है, 3 इंटू सी 3c, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3c। तो ये कितना आ गया हमारे पास, b प्लस 3c। अब चेक करिए m सेपरेट कर दिया आपने, l को भी सेपरेट कर दिया, अब सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, t बच रहा है। तो t की पावर -2c, क्या गया बेटा ये, t की पावर -2c। तो m की पावर a माइनस सी, l की पावर b प्लस 3c और t की पावर -2c। इस m की पावर को इस m की पावर से, इस l की पावर को इस l की पावर से, और इस t की पावर को इस t की पावर से क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, और 3 इक्वेशन आपको बनानी है। तो यहां पर हम 3 इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। तो यहां पर हम देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, a माइनस सी इक्वल्स टू 0, सॉरी a माइनस सी है, ठीक है, a माइनस सी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास b प्लस 3c किसके इक्वल, 0 के इक्वल। एंड थर्ड इक्वेशन -2c किसके इक्वल, -1 के इक्वल। ये दिख रही है आपको इक्वेशन, -2c किसके इक्वल, -1 के इक्वल, b प्लस 3c किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और a माइनस सी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो a माइनस सी अगर 0 के इक्वल है तो a किसके इक्वल हो गया, c के इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। तो आपके पास c की वैल्यू अगर 1/2 है तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1/2, क्योंकि a c के इक्वल है और c की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। अब हमें चाहिए b के वैल्यू, तो b प्लस 3 इंटू सी, सी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ गई -3/2। b की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। समझ में आ रही है इतनी बात। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। इसके बाद क्या करते हैं, याद करो सर, इसके बाद a b c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास, t इज इक्वल्स टू k m की पावर a की वैल्यू कितनी है, 1/2, और r की वैल्यू कितनी है, r की पावर b और b की पावर है -3/2, और लास्ट हमारे पास बचा g की पावर कितनी है हमारे पास, c, और c की वैल्यू हमारे पास 1/2, ये हमने लिख दिया। अब एक बात बताइए, हमको ये करना था क्या सर, हमको ये थोड़ी ना करना था, हमको तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम का जो स्क्वायर है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के, ये हमको शो करना है। और यहाँ पे आपकी क्वेश्चन आ रही है t इक्वल्स टू k m की पावर 1/2, r की पावर -3/2 और g की पावर 1/2। बट ये इक्वेशन हम लेके आ सकते हैं क्या, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर। जब आप दोनों बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, t²। अभी k को रहने दीजिए, भूल जाइए कांस्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की टर्म में जरा चेक करिए, अभी हमें सिर्फ r का क्यूब शो करना है, तो हमको m की पावर 1/2 और g की पावर 1/2 से मतलब नहीं होगा। इसका स्क्वायर करने पे हमें कोई मतलब नहीं, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमको तो सिर्फ r की पावर क्यूब शो करनी है कि क्या ये t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर स्क्वायर करने के बाद क्या t² r³ के इक्वल है। यस सर, जैसे ही हम t जो ये r की पावर -3/2 का स्क्वायर करेंगे, बताओ जरा किसके इक्वल आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये r की पावर किसके इक्वल आ गई, क्यूब के इक्वल आ गई। r की पावर किसके इक्वल आ गई हमारे पास, क्यूब के इक्वल। और यही चीज हमको क्या शो करनी थी, यही हमको प्रूव करनी थी। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हमको प्रूव करना था। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से, कोई डाउट इसके अंदर। तो देखा हमने, हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आज जो मैंने ये वीडियो कंप्लीट करी है, इसमें सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो बेसिक चीज़ें वो डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा
आईआईटी और नीट एग्जाम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन इस एप्लीकेशन में बेस्ड बने, एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आईआईटी के और नीट के, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको आप शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।